हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इम्पल्स एडू ग्रुप दोस्तों विद जेपी शर्मा। आज अपन एक नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं जो आपका प्लांट फिजियोलॉजी का ही अगला चैप्टर है। टॉपिक है रेस्पिरेशन इन प्लांट्स। प्लांट्स में अपन पढ़ेंगे रेस्पिरेशन क्या होता है। प्लांट्स में रेस्पिरेशन यानी पहली बात तो अपन पढ़ेंगे रेस्पिरेशन क्या होता है, उसका जनरल इंट्रोडक्शन देखेंगे। और अपन प्लांट्स की बात कर रहे हैं और प्लांट्स में भी देखो मोस्टली हम यहाँ बात करेंगे कि सेलुलर लेवल पे, कोशिका लेवल पर जो रेस्पिरेशन होता है, श्वसन होता है, क्या होता है उसकी बात हम यहाँ मोस्टली करने वाले इस चैप्टर में, है ना। तो इसमें अपन कुछ टॉपिक्स पढ़ेंगे जिसमें सबसे पहला टॉपिक आपका होगा ग्लाइकोलाइसिस। उसके बाद में अपन पढ़ेंगे क्रेब्स साइकिल, क्योंकि जो रेस्पिरेशन होता है वो मोस्टली दो स्टेप में कंप्लीट होता है। उसमें से एक होता है ग्लाइकोलाइसिस और दूसरा होता है क्रेब्स साइकिल। तो यहां अपने पास जो पहला पॉइंट है वो है इसका इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में देखो क्या होता है, तो इंट्रोडक्शन है। इंट्रोडक्शन सीधी सी बात है भाई, सीधी सी हम ये कहेंगे कि व्हाट इज द रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन क्या होता है, तो बहुत सारे बच्चे तो एक ही बात कह देते क्या कि सर गैसों को O2 को अंदर लेना, CO2 को बाहर छोड़ना। क्या कहेंगे, O2 को अंदर लेना और CO2 को बाहर छोड़ना, O2 को लेना CO2 को छोड़ना, क्या होगा, रेस्पिरेशन हो गया। लेकिन एक्चुअल में ये रेस्पिरेशन है ही नहीं, ये तो क्या है, एक्सचेंज ऑफ गैसेज हो रहा है ना। मतलब कोई भी बॉडी, कोई भी जो ऑर्गेनिज्म है, वो यदि O2 ले रहा है, CO2 छोड़ रहा है, तो वो क्या कर रहा है, वो एक्सचेंज ऑफ गैसेज कर रहा है। एक्सचेंज ऑफ गैसेज को अपन कह सकते हैं कि वो गैसों का आदान प्रदान कर रहा है। श्वसन कहां हो रहा है, इसमें श्वसन वाली प्रक्रिया क्या हो गई। हम कह सकते हैं कि रेस्पिरेशन क्या होता है। तो इसकी बात यदि अपन यहां से करें तो देखो रेस्पिरेशन का मतलब होता है बॉडी में जितने भी फूड मटेरियल पाया जाता है, बॉडी में जो भी फूड मटेरियल होता है, कोई भी जो फूड होता है उससे क्या प्राप्त करना, एनर्जी प्राप्त करना। क्या प्राप्त करना, एनर्जी प्राप्त करना। मतलब हम सीधी सी बात करते हैं, रेस्पिरेशन का मीन होता है एटीपी का निर्माण करना। अपनी बॉडी के लिए रेस्पिरेशन का मीन क्या हो गया, एटीपी का निर्माण करना या ऊर्जा का निर्माण करना। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं रेस्पिरेशन। हमने लास्ट लेक्चर में, लास्ट वीडियो में एक प्रोसेस पढ़ी थी, याद करो, CO2 प्लस H2O से मिल रहा था C6H12O6, साथ ही साथ इसमें वाटर और साथ ही साथ यहां से ऑक्सीजन भी रिलीज हो रही थी। इसको अपन ने कुछ इस प्रकार से बैलेंस कर लिया था, कुछ इस प्रकार से, है ना। तो इस प्रोसेस को आपने क्या नाम दिया था बेटा, इस प्रोसेस को अपन ने नाम दिया था क्या, फोटोसिंथेसिस। क्या नाम दिया था, फोटोसिंथेसिस कहा था। लेकिन यदि मैं इसका अपोजिट करवा दूं तो, बोले तो कि जो ये ग्लूकोज यहां बना था इसको मैं तोड़ के वापस ये बनवा दूं तो, इसको तोड़कर मैं वापस इसका निर्माण कर दूं तो क्या होगा, ये बन जाएगा। इसको हम क्या कह सकते हैं, रेस्पिरेशन कह सकते हैं। बिल्कुल अच्छी बात है बेटा, आपने बहुत अच्छे से इसको देखा। क्या बात है, रेस्पिरेशन किसे कहेंगे, जब कोई भी फूड मटेरियल है इसको उसके सिंपलेस्ट फॉर्म में तोड़ना। अब इसको देखो, जोड़ने के लिए क्या चाहिए थी, सनलाइट। जोड़ने के लिए किसकी रिक्वायरमेंट थी, सनलाइट की रिक्वायरमेंट थी। लेकिन टूटेगा तो क्या निकलेगा, यहां से एटीपी निकलेगा। क्या निकलेगा, एटीपी निकलेगा, क्योंकि एनर्जी की जरूरत है इनको बनाने के लिए, तो तोड़ने के लिए भी तो एनर्जी की जरूरत पड़ेगी। जब बॉन्डिंग को तोड़ के वापस जोड़ा था, एनर्जी रिक्वायरमेंट थी कौन सी, सनलाइट के रूप में, ठीक है। अब ये जुड़ेगा, सॉरी टूट गया था, जुड़ गया था, अब ये टूटेगा। ग्लूकोज है, हम कह सकते कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, वसा है, कुछ भी बात करें, यदि वो टूटेगा, अपने सिंपलेस्ट फॉर्म में टूटेगा, तो उसमें से क्या रिलीज होगी, एनर्जी रिलीज होगी। हालांकि तोड़ने के लिए शुरुआती चरणों के लिए, शुरुआती जो स्टेप्स होते हैं उनके लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, लेकिन बाद में इससे खुद से एनर्जी रिलीज हो जाती है। तो यहां इस प्रोसेस को, जहां पे कोई भी जो मटेरियल है हमारे पास, उसके कॉम्प्लेक्स फॉर्म से उसको सिंप्लेक्स फॉर्म में तोड़ना और एनर्जी रिलीज करना, क्या होता है, रेस्पिरेशन कहलाता है। ठीक है, एक बात समझ में आई रेस्पिरेशन क्या होता है। तो ये रेस्पिरेशन का इंट्रोडक्शन रहा, जिसमें क्या आपको ध्यान रखना है कि रेस्पिरेशन केवल O2 को अंदर लेना और CO2 को बाहर छोड़ना नहीं होता है। O2 को अंदर लेना
और CO2 को बाहर छोड़ना, तो एक्सचेंज ऑफ गैसेज होता है, गैसों का विनिमय होता है, गैसों का आदान प्रदान होता है। ठीक है ना, ये हमें ध्यान रखना है। दूसरी बात जो इंपॉर्टेंट अपने लिए वो है कि यहां पर जो रेस्पिरेशन हो रहा है उसका मतलब होता है कि जो अंदर गैस ली गई थी या अंदर जो O2 ली गई थी उसका उपयोग करना किसके लिए, ऑक्सीडेशन के लिए। किसके ऑक्सीडेशन के लिए, फूड मटेरियल जो आपने लिया था, कौन सा लिया था, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन या वसा। अच्छा, प्रोटीन का ऑक्सीडेशन नॉर्मली नहीं होता है, और हम कहें कि वसा का भी नॉर्मली नहीं होता है। सबसे पहले यदि ऑक्सीडेशन होगा तो किसका होगा, कार्बोहाइड्रेट का होगा, मतलब सबसे पहले विघटन किसका होगा, कार्बोहाइड्रेट का। अच्छा, एक और चीज हम बात करते हैं कि हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था, क्या लास्ट लेक्चर में आपने क्या पढ़ा था कि जो फोटोसिंथेसिस होता है, फोटोसिंथेसिस होता है, ये कैसी प्रोसेस होती है और रेस्पिरेशन कैसी प्रोसेस होगी। तो व्हाट इज द प्रोसेस, देखो सारी ये तो होती है मेटाबॉलिक प्रोसेस है। कौन सी प्रोसेस है, मेटाबॉलिक। लेकिन मेटाबॉलिक प्रोसेस को अपने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया था। एक तो कौन सी थी, एनाबॉलिक थी, और एक थी केटाबॉलिक। एनाबॉलिक और केटाबॉलिक। एनाबॉलिक को तो मैंने बोलते हैं फॉर्मिंग रिएक्शन, इसको बोलते हैं डिस्ट्रॉइंग रिएक्शन। फॉर्मिंग रिएक्शन तो कौन सी हो गई थी अपनी, फोटोसिंथेसिस हो गई थी, क्योंकि वहां निर्माण हो रहा था। लेकिन रेस्पिरेशन में क्या हो रहा है, टूट रहा है, विघटन हो रहा है, तो इसे अपन क्या बोलेंगे, केटाबॉलिक रिएक्शन बोलेंगे। इसे अपन क्या बोलेंगे, केटाबॉलिक रिएक्शन बोलेंगे। किसको, रेस्पिरेशन। तो रेस्पिरेशन क्या हो गया, केटाबॉलिक रिएक्शन हो गई। एक और चीज इंट्रोडक्शन के रूप में कि रेस्पिरेशन इट इज ए केटाबॉलिक रिएक्शन इन विच complex form of the food material convert into simplex form and release energy। वहां पे एनर्जी रिलीज होती है और कॉम्प्लेक्स फॉर्म से सिंप्लेक्स फॉर्म में इसको कन्वर्ट किया जाता है। हम कह सकते हैं इसको विघटन किया जाता है। आगे बढ़ते इसमें इसके बारे में देखते हैं कि सभी प्रकार के जीव, देखो all living organisms need energy to carry out the daily life activities, be it absorption, transportation या transports, movement, reproduction and और be even breathing। मतलब सभी प्रकार के जो जीव होते हैं, जितने भी सजीव होते हैं, उनको जीवित रहने के लिए किसकी रिक्वायरमेंट होती है, एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। हम कह सकते हैं सभी जो एक्टिविटीज वो कर रहा है अपने दैनिक जीवन में, जितनी भी, जैसे वो चल रहा है, जैसे हम बात कर रहे हैं, जैसे हम सुन रहे हैं, जैसे हम खड़े हैं, हम देख भी रहे हैं, हम कुछ भी कर रहे हैं, उसके लिए कोई ना कोई एनर्जी रिक्वायरमेंट होगी। अब ये एनर्जी कहां से मिल रही है, सबसे इंपॉर्टेंट बात तो क्या है कि एनर्जी आती कहां से है। तो यह एनर्जी आती है, all this energy come from the oxidation of the food। भोजन के ऑक्सीकरण से मिलती है और उसी को हम क्या कहते हैं, रेस्पिरेशन कहते हैं। अभी थोड़ी देर पहले अपन बात कर रहे थे क्या कि जो भोजन के कॉम्प्लेक्स फॉर्म में होता है, भोजन के जो भी फूड मटेरियल कॉम्प्लेक्स फॉर्म में होता है, उसको सिंप्लेक्स फॉर्म में तोड़ना और साथ में एनर्जी रिलीज करना क्या कहलाता है, रेस्पिरेशन कहलाता है। या हम कह सकते हैं ऑल दिस एनर्जीज कम फ्रॉम द ऑक्सीडेशन ऑफ द फूड, जिसे हम रेस्पिरेशन भी कह देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अगली बात है कि ये एनर्जी कहां काम आती है। तो हाउ इज दिस एनर्जी यूटिलाइज, किस में काम आती है। तो ये एनर्जी एक ही फॉर्म में काम आएगी, हमेशा एटीपी के फॉर्म में। अब आप कहोगे सर हमने तो ना फोटोसिंथेसिस में एक और एटीपी का निर्माण पढ़ा था, NADPH2। अच्छा, इसको आप NADPH2 बोल सकते हो, वैसे तो नहीं बोलना चाहिए, लेकिन फिर भी NADPH+H+ एक ये होती है। इसके अलावा एक और एनर्जी की यूनिट होती है जिसे अपन बोलते हैं FAD, है ना। तो ये जो एनर्जी की यूनिट होती है ना, ये ऐसी यूनिट है जहां पे एनर्जी को कभी भी यूज नहीं लिया जा सकता। इसको जब यूज लेना है तो इसको एटीपी में ही कन्वर्ट करना पड़ेगा। किसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा, एटीपी में। तो एक NADP में 3 ATP होते हैं और एक FADH2 में, FAD में 2 ATP होते हैं। तो इसको वापस एटीपी में कन्वर्ट करके फिर इसको यूज लिया जाता है। मतलब हमें क्या ध्यान रखना है कि जब भी एनर्जी को यूज लेना है, किस फॉर्म में यूज लेंगे, हमेशा एटीपी के फॉर्म में यूज लेंगे। और एटीपी का जो फुल फॉर्म है वो मैंने आपको कई बार बताया है, फिर दोबारा बता देता हूं, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। इसका फुल फॉर्म क्या है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। यहाँ पे 3 फॉस्फेट ग्रुप होते हैं जो कि एडिनोसिन नाम के एक नाइट्रोजन क्षारक से जुड़े होते हैं। तो एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट यहां से हो गया है। नेक्स्ट है, डू ऑल फूड गिव द सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी। क्या सभी प्रकार के भोजन समान प्रकार की ऊर्जा देते हैं। तो यह आंसर होगा नहीं।
ये क्या होगा? नहीं, क्योंकि अलग अलग जो फूड मटेरियल्स होते हैं उनकी एनर्जी सबकी लेवल अलग अलग होता है। इवन कार्बोहाइड्रेट भी अलग अलग प्रकार के होते हैं, उनकी एनर्जी भी अलग अलग होती है। वसा भी अलग अलग प्रकार की होती है, उनकी एनर्जी भी अलग अलग होती है। तो सबकी एनर्जी जो होती है वो अलग अलग होती है। ठीक है, अब नेक्स्ट है, वेयर डू प्लांट्स गेट देयर एनर्जी फ्रॉम? प्लांट्स अपनी एनर्जी कहां से प्राप्त करते हैं? सीधी सी बात है, वही रेस्पिरेशन। मतलब किसी भी जीव की यदि अपन बात कर ले, प्लांट्स की नहीं, कोई भी यदि लिविंग ऑर्गेनिज्म की यदि अपन बात कर ले, कोई भी सजीव की यदि अपन बात कर ले, तो सजीव अपनी ऊर्जा को कहां से लेगा? तो वो अपनी ऊर्जा हमेशा एक ही प्रोसेस से लेगा, वो होगी रेस्पिरेशन। कौन सी प्रोसेस होगी? रेस्पिरेशन, है ना। कोई भी सजीव यदि एनर्जी ले रहा है, उसको एनर्जी चाहिए, तो उसको क्या करना पड़ेगा? रेस्पिरेशन करना पड़ेगा। हम यहां बात कर रहे हैं केवल रेस्पिरेशन की, यहां बात नहीं कर रहे हैं कि ऑक्सीजन लेगा CO2 छोड़ेगा, वो बात नहीं कर रहे हैं ना। तो एनर्जी की बात कर रहे हैं, तो कभी भी ध्यान रखना जब रेस्पिरेशन की बात होती है तो वहां से एनर्जी रिलीज होनी चाहिए। आप कहते हो CO2 O2 ले लिया, CO2 छोड़ दिया, रेस्पिरेशन हो गया, नहीं, वो रेस्पिरेशन नहीं हुआ है, उसको कभी भी आप रेस्पिरेशन नहीं कह सकते। वो तो एक्सचेंज ऑफ गैसेज होता है, कितनी बार बताऊं आपसे ना। एक्सचेंज ऑफ गैसेज मतलब गैसों का आदान प्रदान हो रहा है। आपने गैस को लिया, कोई एक CO2 मतलब कोई भी मिक्सिंग ऑफ गैस ले लिया, मिक्सिंग ऑफ गैस निकाल दिया, गैसेज का मिक्सर ले लिया। ऐसा फिल्टर थोड़ा लगा हुआ नाक पे कि आपको केवल O2 ही अंदर जानी है बाकी नहीं जानी है, या फिर CO2 ही बाहर आनी है बाकी नहीं आनी है, ऐसा थोड़ी है, नहीं होता है ऐसा। आप एक मिक्सर लेते हो, गैसों का जो मिक्स होता है ना, एनवायरमेंट में जो मिक्स होता है उसको अंदर लेते हो और मिक्स को ही बाहर निकालते हो। अब बॉडी को जिस जो गैसेज उसकी रिक्वायरमेंट होगी, बॉडी उसको एब्जॉर्ब कर लेगी, और बाकी को जो बॉडी में बन गई है एक्स्ट्रा, उसको छोड़ भी सकती है। तो रेस्पिरेशन का एक पार्ट होता है, वो रेस्पिरेशन का एक पार्ट होता है जिसे अपन बोलते हैं एक्सचेंज ऑफ गैसेज। वो कभी भी रेस्पिरेशन नहीं होता है। इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान रखना बेटा। अधिकांश बच्चे यही ध्यान रखते हैं कि सर गैसों में O2 को अंदर लेना, CO2 को बाहर छोड़ना, रेस्पिरेशन हो गया। लेकिन ये रेस्पिरेशन नहीं हुआ है। क्या हुआ है? ये क्या चीज हुई है? ये एक्सचेंज ऑफ गैसेज हुआ है, या गैसों का आदान प्रदान हुआ है ना। दोबारा लिख देता हूं मैं कि कोई भी, जैसे मान लो एक ह्यूमन बॉडी है, नाक है इसकी, आंखें तो होगी, और हंसता खेलता चेहरा है। तो एनवायरमेंट से क्या ले लिया इसने? O2 को अपने अंदर ले लिया नाक से, है ना। अच्छा, इसका डायग्राम थोड़ा ऐसे बनाएंगे ताकि ये सही से दिख जाए ना। तो इसने क्या कर लिया? यहां से O2 थी, इसको लिया, और यहां से क्या कर दिया इसने? एक दूसरी गैस जो थी वो छोड़ दी, और कौन सी छोड़ी? CO2 छोड़ दी। CO2 छोड़ दी, O2 ले ली। क्या इसको आप रेस्पिरेशन कह रहे हो? यदि कह रहे हो तो आप कर रहे हो बहुत बड़ी गलती। यदि इस चीज को आप रेस्पिरेशन कह रहे हो तो आप क्या कर रहे हो? गलती कर रहे हो। ये तो क्या हो रहा है? एक्सचेंजेस ऑफ गैसेज, एक्सचेंजेस ऑफ गैसेज, गैसों का आदान प्रदान हो रहा है यहाँ पे, है ना। जो गैसेज आ रही है, या जो गैसेज उनका आदान प्रदान हो रहा है, उनका आना जाना लग रहा हुआ है, हम कह सकते हैं गैसों का विनिमय हो रहा है ना, एक्सचेंज ऑफ गैसेज हो रहा है। लेकिन अब देखो, O2 से कोई रिलेशन नहीं है इस चीज का, रेस्पिरेशन का O2 से कोई रिलेशन है ही नहीं। हम बात करते हैं, हमने जब बायोडायवर्सिटी में पढ़ा था कि कुछ ऐसे जीव भी होते हैं जो ऐसे क्लाइमेट में रहते हैं जहां पे ऑक्सीजन नहीं पाई जाती है। ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो ऐसे क्लाइमेट में रहते हैं जहां पे O2 प्रेजेंट ही नहीं होती है। तो क्या वो सजीव नहीं होते हैं? क्या वो सजीव नहीं होते क्या? बिल्कुल सजीव ही तो होते हैं। ऐसे बैक्टीरिया जो ऑक्सीजन की जिनको जरूरत ही नहीं है, वो भी तो सजीव है। तो वो कौन सी गैस लेंगे? गैस लेंगे ही नहीं, वो फिर भी सजीव है। तो किस आधार पे कहोगे भाई? ये बात किस आधार पे कहोगे वो सजीव है? तो भाई सजीव है, श्वसन हो रहा है उनमें, सजीव है, और क्या हो रहा है उनमें? श्वसन भी हो रहा है, मतलब उनमें रेस्पिरेशन हो रहा है। लेकिन यहां O2 के बिना रेस्पिरेशन हो रहा है बेटा, O2 के बिना रेस्पिरेशन हो रहा है। इसको आगे पढ़ेंगे अपन, रेस्पिरेशन 2 टाइप का होता है, बेसिस ऑफ द O2, है ना। फिर बात कर रहा हूं, O2 और CO2 का रेस्पिरेशन से कोई रिलेशन नहीं है। बस हम कह सकते हैं कि एक टाइप का रेस्पिरेशन होता है जिसमें O2 यूज आती है, CO2 निकलती है। अगर जहां पे O2 यूज नहीं आ रही है तो वहां पे CO2 नहीं निकलेगी क्या? तो नहीं निकलेगी, सीधी सी बात है, या कम मात्रा में निकलेगी। अरे बैक्टीरिया होते हैं, अभी अपन बात करते
जिन्हें अपन बोलते हैं एनएरोबिक बैक्टीरिया। क्या बोलते हैं? एनएरोबिक बैक्टीरिया, अवायवीय जीवाणु, है ना। ये ऐसे जीवाणु होते हैं जो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में जीवित रहते हैं, जैसे मेथनोजेंस होते हैं, है ना। जो रूमिनेट्स होते हैं, जो पशु होते हैं, उनके आमाशय में पाए जाते हैं, उनकी रुमेन में पाए जाते हैं, गोबर में पाए जाते हैं, जहां पे गोबर रहता है ना उसमें पाए जाते हैं, मेथनोजेंस होते हैं। हेलोफिलस जो होते हैं, है ना, हेलोफिलस मतलब जो गर्म पानी के झरनों में पाए जाते हैं, सल्फर युक्त झरनों में पाए जाते हैं, वहां ऑक्सीजन की हमेशा कमी रहती है, तो वहां वो जीवित रह रहे हैं। तो ऑक्सीजन के बिना भी श्वसन तो होता है, ऑक्सीजन के बिना भी श्वसन तो होता है। मतलब क्वेश्चन क्या था अपने, वेयर डू प्लांट गेट देयर एनर्जी। कोई भी बात करे, किसी भी जीव की बात करे, अगर ये कह रहा है कि प्लांट्स की बात करें स्पेशली, अच्छी बात है, लेकिन कोई भी ऑर्गेनिज्म की अपन बात करें तो वो अपनी एनर्जी कहां से लेगा बेटा? वो रेस्पिरेशन से ही लेगा। किसी भी ऑर्गेनिज्म की अपन बात करें तो एनर्जी कहां से लेगा? वो रेस्पिरेशन से लेगा, चाहे वो कोई सा भी हो, चाहे वो एक यूनिसेलुलर हो, चाहे वो एक मल्टीसेलुलर हो, है ना, चाहे वो एक कोशिकीय हो, चाहे बहुकोशिकीय हो, चाहे प्रोकैरियोट हो, चाहे यूकैरियोट हो, किसी भी प्रकार का हो, यदि वो सजीव है, यदि वो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, तो उसको एनर्जी के लिए रेस्पिरेशन करना ही पड़ेगा। रेस्पिरेशन अलग अलग प्रकार का अलग अलग अंगों में हो सकता है। इसके बात करते हैं अपन, देखो अच्छा ये कह दिया डू प्लांट ईट, क्या पादप खाना खाते हैं? तो खाना तो नहीं खाते वो, फिर उनमें रेस्पिरेशन कैसे होगा कि वो अपना भोजन खुद बना लेते हैं। वो क्या करते हैं? अपना भोजन खुद ही बना लेते हैं, और उस भोजन को जिसने उसने बनाया था ग्लूकोज के रूप में, वो उसमें स्टोर हो जाता है स्टार्च के रूप में। यदि अपन बात करते हैं, यहां पे इस लाइन को थोड़ा स्किप करते हैं, पहले एक बार देखते हैं कि एक प्लांट होता है, प्लांट में क्या प्रोसेस होगी? फोटोसिंथेसिस होगी बेटा। कौन सी होगी? फोटोसिंथेसिस होगी। और फोटोसिंथेसिस से क्या बना? इसमें क्या बन गया? ग्लूकोज बन गया बेटा। क्या बन गया? ग्लूकोज बन गया। और ये ग्लूकोज जो प्लांट में है वो किस फॉर्म में स्टोर हो जाएगा? स्टार्च के रूप में। किस फॉर्म में स्टोर हो गया? स्टार्च के रूप में इसका स्टोर हो गया। अब जब प्लांट को रेस्पिरेशन करना होगा, क्या करना होगा? रेस्पिरेशन, है ना, रेस्पिरेशन करना होगा, तो ये जो स्टार्च थी वो किस में बदलेगी? वापस ग्लूकोज में बदलेगी। और ग्लूकोज का क्या होगा? इसमें कैटाबोलिसिस होगा, कैटाबोलिक रिएक्शन होगी, या रेस्पिरेशन होगा, यहां से क्या मिल जाएगी? एनर्जी मिल जाएगी। अपन कह सकते हैं एटीपी मिल जाएगी। क्या मिल जाएगी? एटीपी मिल जाएगी। तो ये प्लांट्स में हुआ, तो उसको भोजन खाने की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि उसमें एक प्रोसेस हो रही थी, क्या? फोटोसिंथेसिस, जो उनके लिए खुद के लिए भोजन का निर्माण कर रही थी, इनऑर्गेनिक कंपाउंड से ऑर्गेनिक कंपाउंड खुद बना रही थी, तो वहां पे उनको जरूरत नहीं है कि प्लांट्स को भोजन खाने की जरूरत नहीं है। अपन कह सकते हैं उनको भोजन ईटिंग की जरूरत नहीं होती है ना। देखो, all the energy required for life process is obtained by the oxidation of some macromolecules that can be that we food। मतलब हम जिसे भोजन के द्वारा बड़े अणु के रूप में जिसे प्राप्त करते हैं, उनके ऑक्सीडेशन से एनर्जी प्राप्त होती है, और एनर्जी से जीवन की सभी क्रियाएं चलती है। ओनली ग्रीन प्लांट एंड साइनोबैक्टीरिया कैन प्रिपेयर देयर ओन फूड बाय फोटोसिंथेसिस। क्या कह रहा है कि केवल ग्रीन प्लांट्स और साइनोबैक्टीरिया ही ऐसे जीव होते हैं जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस द्वारा अपने लिए भोजन बना लेते हैं खुद। मतलब उनको भोजन को बाहर से लेने की आवश्यकता नहीं होती है। इसके अलावा बाकी सभी जीव भोजन को बाहर से लेते हैं। अच्छा, कुछ ऐसे बैक्टीरिया भी होते हैं, है ना, कुछ ऐसे बैक्टीरिया भी होते हैं जिनमें भी फोटोसिंथेसिस होता है। वैसे नाम साइनोबैक्टीरिया आ ही गया है। इसके अलावा फोटोसिंथेसिस के अलावा एक और प्रोसेस होता है जिसे हम बोलते हैं कीमोसिंथेसिस। क्या बोलते हैं? कीमोसिंथेसिस। और कीमोसिंथेसिस में क्या करते हैं? विभिन्न प्रकार के रसायनों से अपना भोजन बनाते हैं। प्रकाश की अनुपस्थिति में या प्रकाश की उपस्थिति से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन रसायनों की उपस्थिति में अपना भोजन खुद बना लेते हैं। तो उनको भी भोजन के लिए बाहर से कुछ नहीं करना पड़ता है, वो अपना भोजन खुद बना लेते हैं। अब देखो, दे ट्रैप लाइट एनर्जी एंड कन्वर्ट इनटू केमिकल एनर्जी दैट इज स्टोर्ड इन द बॉन्ड ऑफ द कार्बोहाइड्रेट, है ना। ये क्या करते हैं? लाइट एनर्जी की उपस्थिति में जो केमिकल एनर्जी का निर्माण करते हैं और उसको कार्बोहाइड्रेट के रूप में स्टोर कर लेते हैं फॉर ग्लूकोज
सुक्रोज या स्टार्च अपन कह सकते हैं। किसमें? जैसे ग्लूकोज में, सुक्रोज में, स्टार्च में, ग्लाइकोजन। अच्छा, ग्लाइकोजन तो जंतुओं में पाया जाता है, पादपों में नहीं पाया जाता है। पादपों में ग्लूकोज, सुक्रोज, स्टार्च हो गया। ये प्लांट्स की बात कर रहे हैं अपन या साइनोबैक्टीरिया की बात कर रहे हैं जिनमें भोजन का स्टोर होता है। नॉट ऑल सेल प्रिपेयर फूड, सभी कोशिकाएं भोजन नहीं बनाती है। अच्छा, अपन बात करें प्लांट की भी, तो प्लांट की भी सभी कोशिकाएं अपना भोजन नहीं बनाती है, केवल वो कोशिकाएं बनाती है जिनमें क्लोरोप्लास्ट होता है। प्लांट में भी केवल वही कोशिकाएं अपने लिए फूड का प्रिपेयर करेगी, फूड का निर्माण करेगी, भोजन का निर्माण करेगी जिनमें क्लोरोप्लास्ट पाया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, रूट की किसी भी सेल में फूड का फॉर्मेशन नहीं होता है, फूड का निर्माण, भोजन का निर्माण नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि रूट पहली बात तो लाइट में नहीं होती है, वो लाइट के अगेंस्ट ग्रोथ करती है। अपन कह सकते हैं कि नेगेटिवली फोटोट्रोपिक ग्रोथ वो शो करती है, लाइट के अगेंस्ट जाएगी, पहली बात। दूसरी बात क्या होती है कि वो उसकी जो सेल्स होती है उनमें क्या नहीं पाया जाता है? क्लोरोप्लास्ट नहीं पाया जाता है। अब क्लोरोप्लास्ट नहीं पाया जाता तो वहां पे फोटोसिंथेसिस होगा ही नहीं, तो सभी प्रकार के उसके भोजन का निर्माण नहीं करती है। ओनली सेल कंटेनिंग क्लोरोप्लास्ट प्रिपेयर फूड, केवल वो कोशिका जो क्लोरोप्लास्ट को रखती है वही भोजन का निर्माण करती है। अब देखते हैं, ओनली ग्रीन प्लांट एंड साइनोबैक्टीरिया प्रिपेयर देयर कार्बोहाइड्रेट देयर फूड बाय द प्रोसेस इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। अभी अपने देखा है। अब देखो, अपन एक ग्रीन प्लांट की जो लीव्स देखते हैं तो लीव की कुछ ऐसी स्ट्रक्चर होती है और लीफ जो होती है वो सनलाइट में, है ना, इसमें क्या बन रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, आ रही है, साथ ही इधर से क्या आ रहा है? सनलाइट आ रही है ना, एयर आ रही है, वाटर आ रहा है और इधर से सनलाइट आ रही है। ये सब चीजें आ रही है और ये सब चीजें बना रही है। देखो क्या क्या आ रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड जिसे अपन बोलते हैं CO2, जल, है ना, सनलाइट और एयर। तो एयर तो आ रही है, जा रही है, उससे कोई फर्क नहीं है। और साथ ही साथ इसमें क्या उपस्थित है? क्लोरोप्लास्ट उपस्थित है, हरित लवक उपस्थित है। और इसको हरित लवक की उपस्थिति में क्या हो रहा है? फोटोसिंथेसिस हो रहा है ना। हरित लवक कुछ इस प्रकार से हम देख सकते हैं। हरित लवक की स्ट्रक्चर अपन ने 2 बार पढ़ ली है ना। एक बार अपन ने फोटोसिंथेसिस में पढ़ा है और एक बार अपन ने सेल स्ट्रक्चर में पढ़ा है। तो हरित लवक कुछ इस प्रकार का होता है, डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गेनेल्स होता है जिसके अंदर छोटे छोटे सिक्के समान संरचनाएं एक साथ जुड़ के एक बड़ा स्तंभ बना है जिसे अपन ग्रेना कहते हैं। और ग्रेना में जो छोटे सिक्के होते हैं अपन थाइलेकोइड कहते हैं। तो थाइलेकोइड की झिल्ली में एक श्वसन वर्णक पाया जाता है जिसे अपन बोलते हैं क्लोरोफिल। उस क्लोरोफिल के द्वारा ही भोजन का निर्माण होता है। ठीक है भाई, तो ये सब मिलकर क्या करते हैं? भोजन का निर्माण करते हैं। अच्छा, यहां से क्या बन गया? ये बन गया शुगर, चीनी बन गई। अब चीनी ऐसा प्लांट्स में चीनी थोड़ी बनती है, वो तो ग्लूकोज के फॉर्म में बनती है। बाद में आप अपनी आवश्यकता के अनुसार उसको किसी भी फॉर्म में चेंज कर सकते हो, है ना। नेक्स्ट है, शुगर का निर्माण हो जाता है। इस प्रकार से फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस को अपन देख सकते हैं। यहाँ अपन फोटोसिंथेसिस क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि भोजन का निर्माण पादप खुद अपना करते हैं इसलिए। बाकी फोटोसिंथेसिस अपन पहले भी पढ़ चुके हैं। हम तो जो पढ़ना है वो क्या है? रेस्पिरेशन पढ़ना है। तो देखेंगे नेक्स्ट, एनिमल्स ऑब्टेन देयर फूड फ्रॉम प्लांट्स डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। जो जंतु होते हैं, जीव होते हैं, है ना, जंतु, मोस्टली जंतुओं की बात करते हैं, वो या तो प्लांट से डायरेक्टली या इनडायरेक्टली अपने भोजन लेते हैं। डायरेक्टली बात करते हैं हर्बीवोरस होते हैं, शाकाहारी होते हैं। इनडायरेक्टली बात करते हैं मांसाहारी होते हैं, जो कि दूसरे जीवों खाते हैं। तो वो कैसे पादपों से प्राप्त करेंगे? तो देखो भाई, कोई प्लांट है, पादप है, पादप को किसने खाया? किसी भी हर्बीवोरस ने खाया, है ना। और हर्बीवोरस को किसने खाया? कार्निवोरस ने खा दिया। तो देखो, प्लांट से एनर्जी किस में गई? एटीपी गई ना, इसमें एनर्जी गई, और यहां से इसमें गई। हम कह सकते हैं कि ये डायरेक्ट तो नहीं ले रहा है, लेकिन एटीपी एनर्जी आ तो कहां से रही है? प्लांट से ही आ रही है ना। तो ये तो इनडायरेक्ट हो गया, ये डायरेक्ट हो गया। सीधी सी बात करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अपन देख सकते हैं, क्या अपने एग्जाम्पल में किसकी बात कर सकते हैं? जैसे पादप है, कोई भी पादप है, पादप को क्या खा रहा है? हिरण खा रहा है ना। और हिरण को कोई भी मान लो शेर खा रहा है। तो यहां पे हिरण क्या हो गया? शाकाहारी हो गया, जो कि सीधा पादप से ऊर्जा ले रहा है ना, डायरेक्टली ऊर्जा ले रहा है, पादप से डायरेक्टली भोजन प्राप्त कर रहा है। लेकिन शेर क्या हो गया? मांसाहारी हो गया, कार्निवोरस हो गया, जो कि किसको खा रहा है? हिरण को खा रहा है। तो हिरण में देखो, पादप से जो ऊर्जा ली गई वो हिरण में स्टोर हो गई, और हिरण में जो स्टोर एनर्जी तो उसको किसने ले लिया? शेर ने ले लिया, लॉयन ने ले लिया। तो ये प्रोसेस चलती रहती है कि 2 प्रकार के मोस्टली अपन जीवों को डिवाइड करते हैं। तो हर्बीवोरस जो डायरेक्टली प्लांट्स पे डिपेंड होते हैं, एक कार्निवोरस जो कि प्लांट्स पे डायरेक्टली डिपेंड नहीं होते लेकिन उन एनिमल्स पे डिपेंड होते हैं जो कि
प्लांट्स पे डिपेंड होते हैं। इसके अलावा अपन पैरासाइट्स की बात करते हैं, और पैरासाइट तो अपन जानते हैं, जैसे मान लो कोई भी बैक्टीरिया है, कोई भी बैक्टीरिया है तो वो तो किसी भी ह्यूमन पे, किसी भी जंतु पे, किसी भी जीव पे डिपेंड होगा, सीधी सी बात है, एनर्जी लेगा, वहां से भोजन लेगा, तो वो भी वहां से सीधा भोजन ले रहा है। तो अपन कह सकते हैं कि भोजन जो है या एनर्जी जो है वो डायरेक्ट या इनडायरेक्ट कहां से मिलती है? प्लांट से मिलती है। कोई भी एनर्जी आपको डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कहां से मिलेगी? प्लांट से मिलेगी। इसलिए अपन कह सकते हैं, अच्छा एक और चीज कह सकते हैं कि प्लांट्स को भी एनर्जी कहां से मिल रही है? सनलाइट से मिल रही है। तो अर्थ पर, अपनी पृथ्वी पर ऊर्जा का एकमात्र स्रोत जो है वो क्या है? सन है, सूर्य है। हमारी पृथ्वी पर, याद रखना इस लाइन को, हमारी पृथ्वी पर ऊर्जा का एकमात्र स्रोत क्या है? सूर्य है। सूर्य है, सन है तो सब कुछ है, नहीं है तो कुछ नहीं है, सीधी सी बात है ना? क्यों? क्योंकि सनलाइट है तो प्लांट है, सनलाइट नहीं है तो प्लांट कब तक रहेंगे? जब तक उनमें स्टोर फूड है, काम लेंगे, स्टोर फूड चला गया, पूरा काम आ गया, फिर उनको जीवित रहने के लिए कोई चाहिए नहीं है, कोई है ही नहीं। तो सीधी सी बात है। तो सनलाइट से क्या मिली? प्लांट्स को एनर्जी मिली। प्लांट्स को से एनर्जी को किसने लिया? हर्बीवोरस ने लिया। हर्बीवोरस को किसने लिया? कार्निवोरस ने ले लिया। अब नेक्स्ट चलते हैं, अगले दूसरे टाइप के एनिमल्स होते हैं, अपन कह सकते हैं जीव होते हैं, जैसे इसे अपन बोलते हैं सेप्रोफाइट्स या स्पेरोफाइट, आप बोल सकते हो ना। सेप्रोफाइट्स या स्पेरोफाइट जो भी आप बोलो, इसको अपन बोलेंगे मृत जीवी। क्या बोलेंगे? मृत जीवी। फॉर एग्जाम्पल कुछ बैक्टीरिया हो सकते हैं, या अपन मोस्टली जो मृत जीवी जीव होते हैं फंजाई, फंगस जो होती है ना, कवक, वो मोस्टली कैसी होती है? सेप्रोफाइट टाइप की होती है। और ये अपने भोजन के लिए किस पे डिपेंड होती है? जो डेड मटेरियल होता है, मृत पदार्थ होते हैं, जैसे मान लो किसी जीव का मरा हुआ शरीर पड़ा हो तो मृत पदार्थ हो गए, या कोई प्लांट्स का जो टूटे हुए कटे हुए भाग पड़े हो, टहनी पड़ी हो, पत्तियां पड़ी हो, है ना, कटे हुई, तो वो भी क्या हो गया? मृत भाग हो गया। तो ये मृत भागों से लेते हैं, है ना, सड़े गले पदार्थों से एनर्जी प्राप्त करते हैं, इसलिए इनको कहा जाता है सेप्रोफाइट्स। सेप्रोफाइट्स लाइक फंजाई डिपेंड ऑन डेड एंड डिकेइंग मैटर्स, जो कि अपघटित पदार्थ होते हैं, वहां से ये एनर्जी लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल इसे कुकुरमुथा अपन बोल सकते हैं ना, इस प्रकार की कवक है, जिसको अपन इन दिनों में इन दिनों की तो बात नहीं, बारिश के दिनों में इसको अपन बहुत अच्छे से देख सकते हैं। बारिश के दिनों में अपने आसपास जहाँ पे कूड़ा कंकड़ पड़ा होता है, वहां पे ये बहुत अच्छे से ग्रोथ करते हैं, बहुत अच्छे से दिखाई देते हैं, है ना, और इन्हें अपन अलग अलग नामों से जानते हैं। वैसे इसका एक एग्जाम्पल मशरूम भी है, जिसे हम भोजन के रूप में भी काम लेते हैं। मशरूम एक कवक है ना, मशरूम, जिसको भोजन के रूप में या सब्जी के रूप में काम लिया जाता है। नेक्स्ट है, व्हाट इज इंपॉर्टेंट इन इज द अल्टीमेटली ऑल द फूड दैट इज required फॉर द लाइफ प्रोसेस कम फ्रॉम फोटोसिंथेसिस। मतलब फोटोसिंथेसिस द्वारा जो भी भोजन आता है वो अल्टीमेटली लास्ट में क्या करता है? उसका क्या हो जाता है? रेस्पिरेशन हो जाता है ना। और इस चैप्टर में, दिस चैप्टर डील विथ, हम इस चैप्टर में किसके साथ डील करेंगे? जो मोस्टली बात करते हैं सेलुलर रेस्पिरेशन। मैंने आपको ये शुरुआत में बताया था कि इस चैप्टर में क्या बात पढ़ेंगे? सेलुलर रेस्पिरेशन पढ़ेंगे। जो गैसों का एक्सक्रेशन इनहेलेशन जो होता है ना, इनहेलेशन होता है, एक्सक्रेशन जो हो रहा है, उस पर बात नहीं करेंगे। एक्सहेलेशन इनहेलेशन होता है ना, अंतःश्वसन हो गया, बाह्य श्वसन हो गया, उस पर बात नहीं करने हैं। अपन को बात करनी है सेलुलर रेस्पिरेशन पे। मोस्टली किस पे बात करनी है? सेलुलर रेस्पिरेशन पे। और सेलुलर रेस्पिरेशन को अभी अपन ने बात की, मोस्टली दो टॉपिक्स में अपन डिवाइड करके पढ़ते हैं। एक तो अपन पढ़ते हैं ग्लाइकोलाइसिस, उसके बाद उसका जो बनेगा उसका क्या होना है, या तो क्रेब्स साइकिल में जाएगा या किसी दूसरे मेथड में चला जाएगा। यदि क्रेब्स साइकिल में जाएगा तो जो फूड मटेरियल का जो ग्लाइकोलाइसिस हुआ तो उसकी मैक्सिमम एनर्जी प्राप्त होगी, और यदि किसी अदर साइकिल में एंटर कर गया तो उसकी बहुत कम एनर्जी अपन को प्राप्त होने वाली है। तो सेलुलर रेस्पिरेशन की बात करते हैं। सेलुलर रेस्पिरेशन और द मैकेनिज्म ऑफ द ब्रेकडाउन ऑफ द फूड।